अब 28 श्लोक के यहाँ जाते हैं। तो यहाँ क्या बताया है कि विष त्रिदोष कारक है। वात प्रकृति को वात स्थान में विष बाधा हुई है, तब भी कफ और पित्त के लिंग थोड़े थोड़े दिखाई पड़ेंगे। और वो क्या है? तृष्णा, मोह, अरति, मूर्छा, गलग्रह, छर्दी, फेन आदि। तो यहाँ तृष्णा, मोह, अरति, मूर्छा ये ज्यादातर पित्त के लक्षण हैं, और गलग्रह, छर्दी, फेन ये कफ के लक्षण हैं। जब पित्त प्रकृति के व्यक्ति को विष पित्ताशय में स्थित हो, तब भी केवल पित्त के लक्षण नहीं दिखाएंगे, तो पित्त के साथ कफ और वात के लक्षण थोड़े थोड़े दिखाई पड़ेंगे। त्रुट, कास, ज्वर, वमथु, क्लम, दाह, तम, अतिसारादि ये पित्त स्थान में विषय है, या पित्त प्रकृति मनुष्य को है, तब भी दिखेंगे, जिनमें तृष्णा, कास, ज्वर, वमथु, क्लम, दाह, तम, अतिसार। तो इनमें वमथु, ज्वर, क्लम, कास, अतिसार ये वात कफ से हो सकते हैं, वात से भी अतिसार हो सकता है। तमः प्रवेश वात का लक्षण है। दाह वो पित्त का लक्षण है। क्लम जो है वो तीनों दोषों का लक्षण है। कास भी तीनों दोषों से हो सकता है, और तृष्णा पित्त का लक्षण है। तो इन लक्षणों में तृष्णा और दाह ये पित्त के लक्षण है, लेकिन उसके साथ कफ और वात के लक्षण भी है। वैसा ही कफ के बारे में है। कफ देशगम कफस्य च दर्शयेत वात पित्तयोश्चेत च ईशत। यानी कफ प्रकृति मनुष्य की विष बाधा अगर कफ के स्थानों में है, तब भी वात और पित्त के लक्षण थोड़े थोड़े दिखाई पड़ेंगे। लिंगम श्वास गलग्रह कंडू लाला वमत्वादि। तो वात और पित्त के लक्षण यहाँ दिखेंगे, लेकिन कफ के भी दिखेंगे। कंडू, लाला, वमथु ये तो कफ के लक्षण हैं, लेकिन कंडू में पित्त का भी सहभाग है, वैसे वात का भी सहभाग है। श्वास तीनों दोषों से हो सकता है, गलग्रह तीनों दोषों से हो सकता है। तो ये क्लिनिकल जजमेंट है कि कौन सा दोष इस लक्षण में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि गलग्रह, तो गलग्रह यह लक्षण 3 तरीकों से हो सकता है। एक तो स्पाज्म हो सकता है, यानी लैरिंजियल वोकल कॉर्ड्स का स्पाज्म। तो वोकल कॉर्ड्स का स्पाज्म ये भी गलग्रह प्रतीत होगा, और ये स्पाज्म जो है, आकुंचन है, वो वात का लक्षण है। फिर दूसरी तरीके से गलग्रह कैसा होगा? वहां
अगर विदाह है, पाक है, तो जहाँ विदाह और पाक होता है वहाँ हलचल बहुत कम होती है, ग्रह जैसा प्रतीत होता है। अ, मराठी में जो कहावत है, तळहातावरचा फोड तो जसा जपला जातो, उसी तरह इन्फ्लेमेशन होने के कारण गलग्रह हो सकता है। और तीसरा तरीका क्या है, तो वहाँ सूजन आ जाती है, वहाँ फ्लूइड इकट्ठा होता है, जो कफ का लक्षण है, और उससे गलग्रह होता है। अभी गलग्रह ये लक्षण वैसे सामान्य दिखता है, लेकिन गलग्रह ये इमरजेंसी का लक्षण है। विषबाधा में अगर गलग्रह है तो उसके ऊपर चिकित्सा तुरंत करनी पड़ेगी। गलग्रह के साथ हमें अन्य लक्षण भी एस्फिक्सिया के देखने पड़ेंगे, यानी नील वैवर्ण्य है या नहीं वगैरह। लेकिन अगर गलग्रह से श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, तो फिर पहले एयरवेज में क्या परिस्थिति है वो देखना चाहिए। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है या नहीं ये देखना चाहिए। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग अगर नहीं है तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग वो देना चाहिए। जब एयरवेज में कुछ अटकाव हो, मार्गावरोध हो, तो वो सक्शन से निकाल देना चाहिए। अगर जरूरत हो तो ट्रैकियोस्टोमी भी करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक वैद्य को इमरजेंसी प्रोसीजर्स पूरे मालूम होने चाहिए। बहुत सारे कोर्सेस रहते हैं इमरजेंसी मेडिसिन के। पूना में रूबी हॉल में या जहांगीर में ये इमरजेंसी मेडिसिन के कोर्सेस चलाए जाते हैं। वैद्य लोग उसमें सहभागी होते हैं, करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को मैं पहले से ही वो कोर्सेस करने को बाध्य करता था। अभी आगे चलते हैं। अभी दूषी विष का यहाँ उल्लेख आया है। दूषी विष से शोणित दुष्टि, अरु, किटिभ, कोठ, लिंगम च कालांतर प्रकोपी विषम दूषी विषम, ऐसा चक्रपाणी जी ने बताया है। लेकिन दूषी विष से मृत्यु भी हो सकती है अगर वह एलर्जिक रिएक्शन पैदा करता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन पैदा करता है, तो दूषी विष से भी जान चली जा सकती है। उसके डोज के ऊपर वो रहेगा। अभी देखिए कि सर्प विष भी प्राणघातक विष है, लेकिन उसकी मात्रा महत्व की है। अभी जो वाइपर फैमिली है, तो वाइपर फैमिली के दंश में रक्त का संबंध ज्यादा रहता है, वो हीमोटॉक्सिक होता है। तो रक्त का स्कंदन या रक्तस्राव या कोथ, इस तरह के लक्षण वाइपर में दिखते हैं।
रसेल्स वाइपर है तो उसके एक बाइट में इतना वेनम होता है कि आदमी मर सकता है। लेकिन जो सॉस्केल्ड वाइपर है, जिसे मराठी में फुरसे कहते हैं, तो वो छोटा सांप होता है। उसका विष रसेल वाइपर या घोणस के जितना ही प्रभावी होता है, लेकिन उसके दंश से बहुत कम मात्रा में विष आता है। तो ये सॉस्केल्ड वाइपर या फुरसा के दंश से आदमी मर जाएगा ऐसी निश्चित ही नहीं है। तो जो भी विषय ऐसा है कि जो शरीर में रहने वाला है लेकिन प्राणनाश नहीं करने वाला, उसको हम दूषी विष कहते हैं। अगर उससे प्राणहरण हो गया तो उसे विष कहेंगे। तो यहाँ कालांतर प्रकोपी विष दूषी विष कहाँ है? तो दूसरी व्याख्या यहाँ दी है, दूषितम देश कालादि दिवा स्वप्नैः अभीक्ष्णतः अभीक्ष्णशः यस्माद् दूषयते धातून् तस्मात् दूषी विषम स्मृतम। तो इस दूसरी परिभाषा में जो शरीर में रहने के बाद देश काल दिवा स्वप्न आदि से बार बार प्रकोपित हो जाता है, अभीक्ष्ण यानी बार बार प्रकोपित हो जाता है और धातुओं का प्रदूषण करता है, धातुओं का दूषण करता है। और धातु दुष्टि यह दूषी विष का सबसे प्रधान लक्षण है, ऐसा यहाँ कहा है। एवं भूतम च गरम एव प्रायो भवति, ऐसा चक्रपाणी जी ने कहा है। तो इस तरह का जो है वो गर्विष कहलाएगा। तो इसमें गर्विष और दूषी विष में कुछ अंतर नहीं किया है, लेकिन गर्विष ये द्रव्यों के संयोग से होता है और दूषी विष विष प्राणहरण न करते हुए शरीर में रहने से होता है। ये फर्क जान लेना उचित होगा। और देश कालादि जो उसके ट्रिगर्स है वो हर एक रुग्ण में अलग अलग होते हैं। यानी उस पेशेंट को मालूम होता है कि आज टेम्परेचर कम है तो आज मुझे तकलीफ होने वाली है, या आज बादल आए हैं तो मुझे तकलीफ होने वाली है। ये उस पेशेंट को मालूम होता है। या फिर उसको ऐसा कोई लक्षण दिखता है कि दाई आँख में कुछ तकलीफ है, तो हर एक बार जब जब दाई आँख में तकलीफ होगी तब उसको विष बाधा का पूरा स्वरूप बाद में दिखाई देगा। तो वो प्रिवेंटिव उपचार, प्रतिबंधक उपचार, ये लक्षण अगर दिख गए तो वहां करने चाहिए। ऐसा दूषी विष जो है वो एपिसोडिक इस प्रकार का लक्षण रहता है, लक्षण समूह रहता है। जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो काल के प्रभाव से प्रबल हो जाते हैं और काल के प्रभाव से ही दुर्बल हो जाते हैं। तो ऐसा सबल दुर्बल ऐसा फ्लक्चुएशन दूषी विषय में होता है, लेकिन गर विषय में ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं होता। एपिसोडिक
रिपीटेड एपिसोडिक टाइप नहीं रहता। वो उसकी हिस्ट्री हमें खान-पान से मिलती है, अन्नपान में से गर का प्रयोग ज़्यादा होता है और आजकल के ज़माने में एरोसॉल थ्रू स्किन ऐसा गर्विश का प्रभाव हमें दिखता है। तो वो एक बार विषबाधा हो गई कि उसके बाद वो गर्विश के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं और उसमें चढ़ाव और उतार नहीं होते। तो अगर कांस्टेंट ग्राफ है, लक्षण वैसे ही दिखाई देते या बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको गर्विश समझना चाहिए। और जब उतार-चढ़ाव उसमें दिखाई दे, कुछ ट्रिगर्स मालूम हो, तो उसे दूषी विष कहना चाहिए। जैसा कि सुश्रुत जी ने कहा है, जीर्णम विषघ्नौषधिभिः हतं वा दावाग्निवातातपशोषितं वा स्वभावतोपगुणविप्रहीनं विषम हि दूषी विषताम् उपेति। यानी विष ही दूषी विष में रूपांतरित हो जाता है। वो खुद विष है और वो दूषी विष में रूपांतरित हो जाता है, यानी प्राणघातक नहीं न होने के तुरंत प्राणघातक न होने से उसे दूषी विष की संज्ञा दी जाती है। अब ये तुरंत इसका अर्थ क्या करेंगे? ये एक यानी कालावधि कितना होगा? तो एक रूल ऑफ थंब हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 हफ्ते में अगर लक्षण कम नहीं हुए, तो पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। अगर मृत्यु नहीं हुई, तो उसका मतलब है विष का दूषी विष में रूपांतरण हो गया है। तो 1 हफ्ता ये कालावधि हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते में सभी धातुओं से वो गुजर चुका है। फिर भी आदमी मरा नहीं है, तो इसका अर्थ जो विष शरीर में गया है, वो इनमें से कुछ प्रकारों का होगा। या तो वो जीर्ण होगा, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई होगी। अभी विष की एक्सपायरी डेट, यह संकल्पना ज़रा कंट्रोवर्शियल लगती है, लेकिन स्थावर विष के बारे में ये देखा जा सकता है कि उम, दत्तूर है, एरंड है, जयपाल है, वत्सनाव है, सभी में जैसे-जैसे काल चला जाता है, 1 साल, 2 साल हो जाता है, तो उनमें के जो अल्कलॉइड्स है, वो अल्कलॉइड्स का कॉन्सन्ट्रेशन कम होता है या फिर वो अल्कलॉइड्स डीनेचर हो जाते हैं और पूरी तरह से विष प्रभाव नहीं दिखाते। ये बात समझना ज़रूरी है कि जब वनस्पति द्रव्य सूख जाता है, तो उनमें अल्कलॉइड्स का प्रमाण बढ़ता है, कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ता है। लेकिन कालांतर में उसमें बदलाव आते हैं, रासायनिक बदलाव आते हैं, डीनेचरिंग उसका होता है। जैसे दूध रख देने से खराब हो जाता है, कोई भी अन्न संस्कारित पदार्थ रखने से उम, खराब हो जाता है। उसी तरह से जीर्ण हुआ विष भी खराब हो जाता है और विष खराब होना यानी उससे प्राणहरण होने से बचता है, लेकिन शरीर में वो रहता है और अ, दूषी विष प्रभाव दिख सकता है।
विषघ्न औषधिभिर हतम, विष की चिकित्सा की गई, तो उससे विष का जो मृत्युकर ऐसा लक्षण है वो तो हम टाल सकेंगे। और वो बहुत बार दिखता है। यानी ऐसा नहीं है कि विषबाधा हुई कि हर एक पेशेंट मर जाएगा। चिकित्सा से 90% लोग आजकल बचते हैं। लेकिन वो चिकित्सा होने के बाद जो न्यूट्रलाइज हुआ विष है, वो शरीर छोड़ता नहीं है, शरीर में रहता है। लेकिन वो विषघ्न औषधियों के प्रभाव से दब जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ऐसा कमजोर विष दूषी विष में परिवर्तित होता है। अभी नैसर्गिक रूप से दावाग्नि वात आतप शोषितम वा, दावाग्नि यानी अरण्य में जो आग लग जाती है, ऐसे फॉरेस्ट फायर्स, उनको दावाग्नि ये संज्ञा दी गई है। यहाँ कई लोग दावा और अग्नि ऐसे दो शब्द में इसको स्प्लिट करते हैं। और वहाँ अग्नि का परिणाम यानी नैसर्गिक आग में जला हुआ विष और भट्टी में या तवे पे रख के भुना हुआ विष, दोनों दोनों में के अल्कलॉइड्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो तुरंत प्राणहारक नहीं होंगे और दूषी विष के स्वरूप में रखा जाता है। ये उसके विष के गुण इतने कम कर देने चाहिए कि वो आदमी को मारेगा नहीं, लेकिन विष के गुण जो है वो बहुत तीक्ष्ण होते हैं और इससे गहरे जो व्याधि है, उन व्याधियों तक पहुंचने का एक रास्ता विष का प्रयोग है। सभी रसौषधि में पारद जैसे अत्यंत विषैले द्रव्य का प्रयोग होता है। पारद का उपयोग नहीं किया तो भी ताम्र या सुवर्ण या रौप्य ये अपने आप विषैले है। उनकी मात्रा बहुत कम देने से या ऐसे अग्नि का संस्करण करने से, यानी पुट देने के बाद जब हम रस द्रव्यों का भस्म करते हैं तो वो दूषी विष न रह के उसका रूपांतरण औषध में हो जाता है। तो दावा अग्नि वात आतप शोषित, वात आतप शोषित यानी पुराने पेड़ से अगर कलेक्ट किया है तो वो कमजोर विष साबित हो सकता है। जब गर्मी का मौसम होता है तो पेड़ सूख जाते हैं, उनमें उतना अल्कलॉइड्स उतने पैदा नहीं हो जाते। तो या फिर पेड़ से निकालने के बाद अगर सुखाया जाए, जैसे अग्नि का प्रयोग कर सकते हैं पुट देने के लिए, उसी तरह से आतप शोषित यानी
जो सूर्य किरण है उनसे शोषण किया हुआ जो विष होगा वो दूषी विष में परिवर्तित होगा। अगला भाग बहुत महत्वपूर्ण है। स्वभावतः वा गुण विप्रहीनम, जो पहले से ही विष के 10 गुणों के बजाय कुछ कम गुण दिखाई देता है, जैसे कि मद्य है। मद्य और विष के बाकी सब गुण समान हैं। विष अनिर्देश्य रस है और मद्य का रस अम्ल बताया है। तो 10 में से 9 गुण विष में है, तो वो विष जैसा ही है, लेकिन वो तुरंत प्राणहानि सहसा नहीं करता। एक्यूट अल्कोहलिज्म, एक्यूट अल्कोहल टॉक्सिसिटी जरूर हो सकती है, और अल्कोहल के मिथाइल अल्कोहल जैसे जो प्रकार है उनसे तुरंत जान जा सकती है, लेकिन सामान्यतः मद्य से प्राणहरण नहीं होगा, तो उसे दूषी विष ही कहना उचित होगा। अभी एक चीज है कि 10 में से 7 गुण है, 6 गुण है, 5 गुण है, तो उसे गुण विप्रहीन कह सकते हैं। और दूसरा अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं कि जो भी गुण हैं वो सभी विष के हैं, लेकिन वो उतने वीर्यवान नहीं है कि जान ले सकें। कई द्रव्य ऐसे होते हैं कि जिनको जान लेने के लिए बहुत ज्यादा डोज की आवश्यकता होती है। जो विष द्रव्य है वो बहुत कम डोज में प्राणहरण कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो गुण विप्रहीन होता जाएगा उसका फैटल डोज बढ़ता जाएगा। ज्यादा मात्रा देने के बाद ही वो प्राणहरण करेगा, और प्राणहरण से प्राणहारक मात्रा से कम प्रयोग अगर हुआ है तो वो दूषी विष में परिवर्तित होता है। दक्षिण के प्रयोग समुच्चय वगैरह ग्रंथों में एक भिन्न विष नाम की संकल्पना आई है। उसका मतलब यह है कि विषघ्न औषधों का प्रयोग करने के बाद विष अखंडित नहीं रहता, उसके छोटे 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 बूंद या टुकड़े हो जाते हैं, और वो शरीर में ऐसे फैल जाते हैं कि किसी एक बूंद में प्राणहरण की शक्ति नहीं होती, लेकिन पूरे शरीर में वो फैला हुआ होता है। तो ऐसे विष को भिन्न विष कहते हैं। अभी देखिए, विषैले सांप का दंश हुआ तो उसके बाद हम एंटीवेनम देते हैं, तो एंटीवेनम से सर्प विष जो है वो न्यूट्रलाइज होता है, लेकिन न्यूट्रलाइज होने से पहले वो भिन्न विष में परिवर्तित हो सकता है, जिसे हम सीरम रिएक्शन कहते हैं। एसवी अगर देना है, एंटी स्नेक वेनम देना है, तो पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि ये साथ में है या नहीं। अगर असाथ में है तो वो सीरम देने का तरीका थोड़ा बदल देते हैं, पूरा डोज एक साथ नहीं देते, छोटे छोटे डोज देके दीर्घ काल तक, यानी पहले 1 घंटे में
1/100th ऑफ डोज से शुरू करते हैं और हर 5वें मिनट में डोज बढ़ाते हैं। यानी 1%, 2%, 3% ऐसा करके 10% तक जब आते हैं तो उसके बाद हम 5-5% से बढ़ाते हैं और एक बार 50% तक दे चुके होते हैं तो उसके बाद पूरा डोज दे सकते हैं। तो ये ओक में पैदा करते हैं और एंटी स्नेक वेनम सीरम देते हैं। लेकिन ये स्थिति पैदा हो सकती है, एनाफिलैक्टिक शॉक में पेशेंट जा सकता है, जिसे हम आयुर्वेद में भिन्न विषय कहते हैं। तो ये संकल्पना केरल के विषय ग्रंथों में है। अभी कीट विषयों को भी कीटों का जो बंटवारा किया गया है वो दूषी विष कीट और सामान्य कीट या कीटों में कई कीटों का वर्णन ऐसा है कि वो दूषी विष कीट है, यानी वो तुरंत मारते नहीं है, वो दूषी विष के स्वरूप में ही उनका प्रयोग होता है, वो हीन वीर्य होते हैं। तो ये दूषी विष के जो लक्षण हैं वो यहाँ दिए हैं। शोणित दृष्टि ये सबसे पहला है। आरु यानी डीप वुंड्स, अपने आप पैदा हुए डीप अल्सर्स, ये होता है जो जैसे कि डायबिटिक अल्सर्स होते हैं, उसी तरह से ये नॉन डायबिटिक अल्सर्स होते हैं, ज़्यादातर संधि स्थानों में होते हैं। कीटिभ और कोठ, इनका वर्णन माधव निदान में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिल सकेगा। तो कोठ वरटी दंश शोथाकारः, ऐसा चक्रपाणी जी ने यहाँ स्पष्टीकरण दिया है। यानी जो लूता है, स्पाइडर्स है, तो उनके दंश से जैसे मंडल कोठ वगैरह उत्पन्न होते हैं, वो दूषी विष का लक्षण है, ऐसा माना जाता है। अभी केरल में शोणित दृष्टि यह लक्षण दूषी विष का है, इसलिए सभी शोणित दृष्टि विकार ये दूषी विष के विकार समझ के उस पे चिकित्सा होती है। और वहाँ की जो अगत तंत्र की ओपीडी रहती है, उनमें ये शोणित दृष्टि विकार यही इसी के ज़्यादा पेशेंट्स रहते हैं। अभी हम चलते हैं अगले श्लोक पे। क्षरति विष तेजसा असृग तत्खानि निरुद्ध मारयति जंतुम। यानी विष से मृत्यु कैसे आती है? तो विष अपने तेज से रक्त का क्षरण करता है, यानी रक्तस्राव हो जाता है। ये रक्त जो है तत्खानि निरुद्ध, यानी स्रोतसों का निरोध करके मारयति जंतुम। अभी ये स्रोतस कहाँ के हैं? जहाँ ब्लीडिंग होने के बाद
आदमी मर जा सकता है, ऐसा त्रिमर्मीय जो हम कहते हैं, त्रिमर्म जिसे कहते हैं, उन मर्म स्थानों में रक्तस्राव अगर हो गया तो आदमी मरता है। ब्रेन हिमरेज है, फिर करोनरी आर्टरी हिमरेजेस है और किडनी हिमरेजेस है। इन तीनों जगह ब्रेन हिमरेज में तुरंत मर जा सकता है आदमी, या फिर एक हफ्ते के बाद उसका शोषण होने के बाद पैरालाइज स्थिति में वो आदमी कई साल भी जिंदा रह सकता है। लेकिन ब्रेन हेमरेज से मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा है। कार्डियक हेमरेज यानी कार्डियक टैम्पोनेट जिसे कहते हैं, जहाँ पेरिकार्डियम में रक्तस्राव होता है, तब वहाँ हृदय को आकुंचन प्रसरण के लिए पूरी जगह नहीं रहती और वो तुरंत मारक होता है। अगर करोनरी आर्टरीज में ब्लीडिंग है तो वो ब्लीडिंग जहाँ होता है वहाँ क्लॉट्स भी पैदा होते हैं, क्योंकि रक्त ऐसा खुला रखा तो उसका स्कंदन होगा ही। तो करोनरी आर्टरीज में जो स्कंदन होता है उससे हार्ट अटैक आ सकता है और आदमी मर सकता है। किडनी के बारे में काफ़ी देर लगती है, लेकिन एक्यूट रीनल फेल्यूर और उसकी वजह से पूरा सिस्टम फेल्यूर, मल्टी सिस्टम फेल्यूर और मृत्यु, यह आजकल के औषधों के दुरुपयोग से ज़्यादा दिखाई देता है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो पैरासिटामॉल, हेडेक के लिए ओटी से मिलने वाली दवा, वो हमेशा लेते रहते हैं। कुछ भी, कहाँ भी थोड़ा-सा भी दर्द हुआ तो ले लिया पैरासिटामॉल, ऐसा करते हैं। और पैरासिटामॉल में रीनल फेल्यूर सडनली पैदा हो सकता है और किडनी ट्रांसप्लांट करके भी वो बच नहीं सकते, डायलिसिस से भी बच नहीं सकते। और 7-8 दिनों में 30-35 लाख का खर्चा होने के बाद भी आदमी मर जाता है। ये पैरासिटामॉल टॉक्सिसिटी में बहुत दिखाई देता है। तो ये त्रिमर्म में जब रक्तस्राव हो जाता है, रक्त स्कंदन हो जाता है, तो मारयति जंतुम, प्राणी को मार देता है। अभी दूसरी लाइन जो है, तो पीतम विषम मृतस्य हृदि तिष्ठति, यानी कार्डियक ब्लड में सबसे ज्यादा वो रहेगा, ऐसा यहाँ वर्णन है। ये पोस्टमार्टम में जब हम पेरिफेरल ब्लड का सैंपल लेते हैं और कार्डियक ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो उनमें क्या फर्क है वो देखते हैं। तो ये पीतम मृतस्य हृदि तिष्ठति, यह एक जनरलाइजेशन है, हर एक पेशेंट में नहीं दिखता। लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जो कार्डियक ब्लड में ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं और पेरिफेरल में कम क्वांटिटी में, ये भी दिखाई देता है। लेकिन वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में या सेकंड पास मेटाबॉलिज्म में पूरे शरीर में घूमता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि पहले वो सब शरीर में जाता है,
पहला मेटाबॉलिज्म उसका लिवर में हो जाता है। तो वहाँ पोर्टल में सर्कुलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। अगर पोर्टल सर्कुलेशन में ये स्रोतोरोध अगर हो गया, खानि निरुद्ध ऐसा अगर हो गया, तो एक्यूट लिवर फेल्यूर भी हो सकता है और उससे भी आदमी मर जा सकता है। तो ऐसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाले जो विषय द्रव्य है कि जिनका ट्रांसफॉर्मेशन लिवर में होता है, तो उनके बारे में वो हृदय में विष का प्रमाण ज़्यादा होना, ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो विष के कारण मारे गए प्राणी रहते हैं, उनका हृदय का भाग खाने के लायक नहीं रहता, इसलिए निकाल के फेंक देना चाहिए। ये समझाने के लिए ये पंक्ति शायद यहाँ आई होगी। पीतम मृतस्य हृदि तिष्ठति। इसका और भी वर्णन अन्य संहिताओं में है कि जलाने से भी उसका हृदय नहीं जलता। पूरा शरीर जल जाता है लेकिन हृदय नहीं जलता। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता। जलाने से हृदय तो मांसल भाग है, तो वो जल जाता है। सिर्फ अस्थि को जलने में बहुत देर लगती है और वो वैसे ही रहते हैं। तो ये मृतस्य हृदि तिष्ठति, यह वाक्य जो है, यह हमें प्रत्यक्ष के हिसाब से यह क्षत्रिणो गच्छन्ति या अ, प्रभु तत्व न्याय से, यानी बहुलत्व न्याय से, कि बहुत सारे केसेस में ऐसा दिखाई देता है, सभी केसेस में नहीं, इस तरह से समझ लेना चाहिए। और दष्ट और विद्ध में दंश देशे स्यात्, यानी जहाँ विष विषैला दंश हुआ है या सुई जैसे माध्यम से विष दिया गया है, तो वहाँ दंश देशे स्यात्, दंश देशे या विद्ध देशे। विद्ध देश यहाँ लिखा नहीं गया है, वो वृत्त के हिसाब से लिखा नहीं गया है। और दष्ट और विद्ध के लिए दंश देशे स्यात्, यह फोरेंसिक मेडिसिन में हम देख सकते हैं। यानी स्नेक बाइट जहाँ हुआ है वहाँ का 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का त्वचा का एक टुकड़ा प्रिजर्व कर लेते हैं, और दूसरी बाजू का जहाँ दंश नहीं हुआ है वहाँ का भी एक टुकड़ा प्रिजर्व कर लेते हैं। यानी दंश जहाँ हुआ है वहाँ का और दंश नहीं हुआ है वहाँ का, और उनमें कॉन्सेंट्रेशंस देखते हैं। ये इंजेक्टेबल पॉइजन, सभी इंजेक्टेबल पॉइजन्स में होता है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा कांड महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें डॉक्टर लागू करके एक डॉक्टर थे। उनका पहला नाम मैं बताऊंगा नहीं। तो उन्होंने बहुत सारे जो आढ़ तरह के रोगी है, ऐसी महिलाओं को तलाशियों के लिए
मुंबई जाना पड़ेगा, वैसा ऐसा पटाके उनको वो पुणे से मुंबई ले जाते थे। इंसुलिन का इंजेक्शन देते थे, हाई डोज़ में। तो आपको तो मालूम है इंसुलिन से ब्लड शुगर कम हो जाती है। तो वो इतनी कम होती है कि हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में पेशेंट चली जाती है और मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे 5-6 महिलाओं को उन्होंने इस तरह से मारा था और उनके जो मृत महिला थी, उन्होंने अपनी पूरी जायदाद इन डॉक्टर को सौंपी थी। उसके ऊपर आचार्य अत्रेय जी ने इस कहानी के ऊपर एक नाटक भी लिखा था। प्रभाकर पंशीकर जी उसका प्रयोग करते थे। वो बहुत फ़ेमस नाटक था। लेकिन अभी वो 80-90 साल पुराना हो गया है, तो ये कहानी आपको मालूम होना मुश्किल है। अ, लेकिन वो डॉक्टर पकड़े कैसे गए? एक तो मोडस ऑपरेंडी उनका जैसे जितने ज़्यादा पेशेंट एक ही तरह से मरे हुए थे, तो उससे उनका मोडस ऑपरेंडी का पता चला था और उसका डेफिनिटिव जो एविडेंस है, वो ये स्किन के टुकड़े, जैसा मैंने कहा कि इंजेक्शन जहाँ दिया है वहाँ का और दूसरी जगह का, ऐसे दोनों टुकड़ों में इंसुलिन का परसेंटेज अ, देखा गया और उससे पता चला कि हाई डोज इंसुलिन की वजह से मृत्यु हुई। इंसुलिन क्योंकि नैसर्गिक पदार्थ है, हर एक व्यक्ति हर एक क्षण इंसुलिन पैदा करता है। तो इंसुलिन के ओवरडोज से मृत्यु, ये विद्ध विषय है। लेकिन वो जल्दी से समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वो रुग्णा तो डायबिटिक होगी, उसको इंसुलिन चालू ही होगी। रोज़ 10 यूनिट देते थे, तो वो ट्रेन से वहाँ तो उस वक़्त तो पुणे-मुंबई प्लेन नहीं था। तो ट्रेन से जाते थे, तो ट्रेन में जाते वक़्त 10 यूनिट के बजाय 100 यूनिट दे दिए। तो जर्नी खत्म होने के पहले वो महिला मर जाती थी। तो उसका उसका एविडेंस ये इस तरह से मिला है। तो दंशदेशे विषम तिष्ठति, यह बात बिल्कुल बराबर है। अगले श्लोक पे जाना है। मेरे माउस को थोड़ी तकलीफ हो रही है, वो ठीक होने के बाद ये चेंज कर भी। अगले श्लोक पे जाते हैं। अभी मरण लिंग कौन से है, इसका वर्णन चरक संहिता में किया है। नील ओष्ठ यानी सेंट्रल साइनोसिस, दंत शैथिल्य, दांत ढीले हो जाते हैं। ये विषम में इतना दिखाई नहीं देता है। केश पतन वो दिखाई देता है। अंग भंग दिखाई देता है।
अंग विक्षेप दिखाई देता है। अभी देखिए अंग भंग ये मरण लिंग करके यहाँ बताया है। ये अंग भंग इसका अर्थ पैरालिसिस लेना चाहिए, और पैरालिसिस छोटे मसल्स में पहले होता है। तो आंखों के जो पलक है वो वहाँ के स्नायु या वहाँ की पेशियाँ बहुत छोटी होती है, तो वहाँ का पैरालिसिस हमें टॉसिस यानी आँख बंद होना इस तरह से दिखता है। अंग विक्षेप, अगर विक्षेप हो रहा है तो उसका मतलब मरण हुआ नहीं है, लेकिन अंग विक्षेप का यहाँ मृत्यु से कुछ क्षण पहले सीजर्स आ जाते हैं, और बॉडी जिस कंडीशन में होगी, अंग विक्षेप हुआ होगा और उसके बाद मृत्यु, इस तरह का मरण लक्षण दिखाई देते हैं। शिशिरैः न लोमहर्षः, ठंडी चीजों से रोमहर्ष नहीं होता। ये आजकल भी जब ब्रेन डेड है या नहीं ये देखना है, तो उसमें आइस कोल्ड वाटर का कानों में प्रयोग करते हैं। कानों में 1 सीसी या 2 सीसी आइस कोल्ड वाटर पुश करते हैं। उससे अगर रोंगटे खड़े हो गए पेशेंट के तो वो जिंदा है, नहीं खड़े हुए तो नहीं। ऐसा आज भी आईसीयू में ब्रेन डेड डिक्लेयर करने से पहले देखा जाता है, वो प्रोटोकॉल है। न अभिहते दंडराजी स्यात्, यानी उसको जहाँ भी ऐसा वो गिर गया पेशेंट, तो जहाँ कुछ आघात हुआ है वहाँ दंडराजी न स्यात्, यानी जो वहाँ जो जिसे हम मुक्का मार कहते हैं मराठी में, या फिर ब्रूज कहते हैं, वो पैदा नहीं होती। क्योंकि ब्रूज कैसे पैदा होती है, तो जब ये रक्त सिराओं से निकल के त्वचा के नीचे फैल जाता है, तो वो ब्रूज मुक्का मार के स्वरूप में काला नीला ऐसा उसके रंग परिवर्तन भी होते हैं, उससे पता चलता है कि ये कब हुआ है। लेकिन अगर सर्कुलेशन ही नहीं है तो ब्रूज पैदा ही होने वाली नहीं है। तो न अभिहते दंडराजी स्यात्, यह लक्षण तो बराबर है। क्षतजम क्षताच्च न आयाति, कहीं भी जख्म है, व्रण है, तो उससे रक्त बहना बंद हो जाता है। ये सर्कुलेशन बंद होने का सबसे पहला लक्षण कहाँ दिखाई देता है, तो आंखों में दिखाई देता है। आंखों में रेटिनोस्कोपी हम अगर करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे, तो उसमें जो ब्लड वेसल्स है उनमें रक्त स्थिर हो जाता है। और रक्त स्थिर होने का मतलब क्या होता है, ब्लड इज नॉट यूनिफॉर्म लिक्विड, इट इज अ सस्पेंशन। तो रक्त जो स्थिर हो जाता है, तो उसके छोटे 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 टुकड़े अपनी जगह ठहर जाते हैं।
और दो टुकड़ों के बीच व्हाइट लाइन दिखती है, रेल रोड जैसा हर एक कैपिलरी का दृश्य दिखाई देता है। जैसा हम देखते हैं कि जो कैपिलरी है उसकी उसका आवरण वो दो लाइंस की तरह होता है, और रक्त के पैकेट्स और बीच में व्हाइट लाइंस, ये किसी रेल रोड जैसा साइन दिखता है। और ये मृत्यु का सबसे पहले देख सकते हैं इस तरह का लक्षण है। तो एतानि भवन्ति मरणलिंगानि, उसके साथ और भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो बताया है वो बहुत सही बताया है। ये मरणलिंग अगर नहीं है तो एभ्यो अन्यथा चिकित्स्याः, तो ये लक्षण अगर नहीं है तो ही चिकित्सा करना है। यानी रुग्ण आने के बाद पहले ये देखना है कि ये मरा हुआ नहीं है ना, तो उसके जो लक्षण हैं वो पहले देखना है। वो लक्षण पूरे नहीं है तो इमीडिएटली स्टेबलाइजेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस, वो जो रक्षण, यह उपक्रम करना चाहिए। और एक बार वो स्थिर हो गया, रुग्ण जिंदा रहा, तो उसके बाद उसके उपक्रम शुरू करना चाहिए। तो ये मरणलिंग नहीं है तो ही चिकित्सा करनी है। और तेषाम उपक्रमाः शृणु मे। तो हे अग्निवेश, मैं इसके आगे उपक्रम बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुन ले, ऐसा कह के ये सूत्र भी गुरु सूत्र है, ऐसा दुर्डबल जी ने बताया है। लक्षण बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल है आज का वक्त खत्म हो गया है, तो उपक्रमों के बारे में हम अगली बार देखेंगे। बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद सर। यस सर, आपने इतना यानी कि विस्तृत विवेचन किया है कि मॉडर्न में अभी के ज़माने में भी हम कैसे देखते हैं, कैसे उसका एग्जामिनेशन होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं थी। तो आज के इस व्याख्यान का जो विवरण था बहुत ही विस्तृत और बहुत ही हमें जानकारी आज मिली है। और अलग अलग कुछ कंसेप्ट है, संकल्पना है, जैसे कि विषय की एक्सपायरी डेट के बारे में शायद हमने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था। या भिन्न विष, ये तो अलग ही एक कंसेप्ट है जो शायद मेरे ख्याल से सबको पता नहीं था। एटलीस्ट मुझे तो पता नहीं था। ये अलग सा एक कंसेप्ट आज के इस व्याख्यान में हमें मिला है। और मरण के जो ये सारे लक्षण हैं, ये कैसे देखे जाते हैं, रिटेनोस्कोपी या ऑप्थेल्मोस्कोपी कैसे की जाती है, इस तरीके से ये जो एक को रिलेशन करके आपने जो बताया है, तो मेरे ख्याल से सबका यही कहना होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ पर आया हुआ है शिल्पा जी का शायद। यस सर, खूब हाँ, सुंदर वो विवेचन, शतशः धन्यवाद। हाँ, तो तो ठीक है। बहुत ही यानी विस्तृत आज जानकारी मिली है, क्योंकि लक्षण भी ऐसे हैं और मॉडर्न की बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं है सच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो कहूँगा कि आयुर्वेद की भी बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम नहीं है। यस सर। यस सर, जैसे मैंने कहा ना कि भिन्न विष, ये भी हमारे लिए, हाँ, एटलीस्ट मेरे लिए तो ये नया था, एक कंसेप्ट ही पूरा नहीं, नया है। नहीं, मुझे भी पहले पता नहीं था, लेकिन भिन्न विषय के ऊपर एक थीसिस केरल से आया था एग्जामिनेशन के लिए, यस। तो उससे मुझे वो संकल्पना पूरी पता हो गई। यस सर, क्योंकि ना एक्चुअली ऐसे ही है कि ये जो विषय चिकित्सा है ना, थोड़ा सा एक पीछे रह जाता है जनरल भी, कि चिकित्सा का जब हम पढ़ते हैं तो ये विषय चिकित्सा का थोड़ा सा पीछे, यानी कि सिर्फ
अध्याय पढ़ा जाता है, लेकिन इतना डिटेलिंग किसी ने आज तक नहीं किया था। सच में तो हम बहुत नहीं, आभारी है। मेरा ख्याल ये है कि अब कृत्रिम विषयों का प्रमाण इतना बढ़ गया है कि विषय चिकित्सा एक ऐसा अंग है कि जो हर एक पेशेंट में हम यूज़ कर सकते हैं क्या, यस सर। ये सोचना चाहिए। यस सर। एक्चुअली। अपना एटीट्यूड अगर यह विषय बाधा हो सकती है, ऐसा अगर एटीट्यूड है, हम्म। तो हम वो साइंस वगैरह देखेंगे और जल्दी से एक्शन लेंगे। हम्म। आपने जैसे एयर फ्रेशनर का भी उल्लेख किया बीच में कि जो दुशिविश ए में आपने किया, तो सच में कि ये भी एक सोचने वाली बात है, या हमें पेशेंट को ये कहने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी हम ये एरोसिल और ये सारे यूज़ करते हैं। नहीं, नहीं, हवा में से तो बहुत सारे विष शरीर में जाते हैं। हम्म। हमारे फेफड़ों में ऐसी रचना ऐसी है कि वो शरीर में घुसे नहीं, इसलिए वो सर्फैक्टेंट और बहुत विस्तृत एरिया वाला लंग फील्ड, हम्म। एक फेफड़े का अगर हम टू डायमेंशनल विस्तार करेंगे तो वो एक फुटबॉल फील्ड जितना होगा, और वो हर एक आदमी के शरीर में 1 या 2 क्यूबिक फीट में बैठता है। हम्म। तो इतना बड़ा एरिया विषय द्रव्यों को रोकने के लिए अ, है। यस। यस सर। हुँ, तो इसी वही तो मैं कह रही हूँ कि हमेशा ये विषय चिकित्सा थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और इस तरीके का विचार हमने सच में नहीं किया था कि, लेकिन ये अभी करना पड़ेगा कि चिकित्सा में ये विषय चिकित्सा का जो अभी चिकित्सा इसके आगे आएगी तो वो और भी विस्तार से जैसे आपसे सुनना, ये बहुत एक बड़ी हमें संधि प्राप्त होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, फिर से कहूँगी। मुझे मुझे ये लगता था कि मैं 7-8 श्लोक से ज़्यादा नहीं लेता हूँ एक व्याख्यान में, तो ये स्पीड बहुत ही कम है या बढ़ाना नहीं चाहिए, सर, नहीं सर, ऐसा आपको जैसे सूटेबल है, मैंने पहले ही दिन कहा था कि आपको जितने श्लोक आपको लग रहा है कि ये मुझे बहुत विस्तार पूर्वक कहना है, वो आप कह सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे जितने सारे श्रोता हैं जिनको सच में इसमें इंटरेस्ट है, वो तो ज़रूर सुनने ही वाले, उसमें कोई शंका नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसे आपको सूटेबल है वैसे आपको, और आपको जैसे पढ़ाना है वैसे आप पढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आज के लिए यही रुक रहे हैं, और चिकित्सा के साथ हम नेक्स्ट मंडे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद।